प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और उन्होंने राजधानी भोपाल के बाग सिवनिया में पीएम के मन की बात को सुना। तमाम वहां के स्थानीयों के साथ उन्होंने पौधारोपण भी किया और प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसे सफल बनाने के लिए एक मुहिम का जो है शुभारंभ भी किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को त्वरित रूप से पालन करते हुए नजर आए। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए आज का दिन अहम है। आज पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी एक मंच के माध्यम से। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त पहल पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में कार्यक्रम होगा जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आज शाम 5 बजे होगा। गौरतलब हो कि 35,000 करोड़ रुपए से पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई लाख किसानों का हित होगा और कई लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित हो पाएगी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक से दिग्गजों ने दूरी बनाई है। कौन कौन है वो दिग्गज? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बैठक में नहीं पहुंचे। चारों नेताओं ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से दूरी बनाई है और ये चारों नेता पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य भी हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बुरी हार को लेकर समीक्षा कर रही है। हार की समीक्षा बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता नदारद रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैठक में मौजूद हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन इन दिग्गजों की अनुपस्थिति ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये दिग्गज क्यों अनुपस्थित है। क्या ये कोई व्यस्तता में है या फिर कुछ सही नहीं चल रहा है। सब कुछ बताएंगे हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ेंगे भोपाल से और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना काम कर रही है, हार की तमाम वजहों को पता कर रही कि आखिर 29 की 29 सीटों में हमें हार क्यों मिली। विवेक पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा भोपाल के लिए। विवेक, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है और पॉलिटिकल कमेटी से इन दिग्गजों ने दूरी बना ली है। फैक्ट फाइंडिंग में इस पॉलिटिकल कमेटी का क्या काम था? कुछ बैठक भी थी, क्या कुछ है? देखिए, कल जो 1-to-1 चर्चा हुई है तमाम सारे प्रत्याशियों को लेकर, वो तमाम सारे नेताओं के साथ डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सबसे 1-to-1 चर्चा की। उनके जो कारण रहे उसको लेकर अब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ बैठक की जा रही है। उसके पीछे का कारण है कि फैक्ट को वेरीफाई किया जा रहा है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि 2 बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे, आधा दर्जन से लेकर 1 दर्जन तक सीटें जीतने का दावा करते रहे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दोनों ही नेता फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने नहीं आए या कहें कि आना नहीं चाहते। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ वो भी नहीं आए, तो ऐसे ये दिग्गज नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों की निजी व्यस्तता है, कोई विदेश में है, लेकिन एक बड़ी बात है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तमाम सदस्यों को भेजा है तो फिर ये दोनों नेता आखिर दूर क्यों है। डॉक्टर गोविंद सिंह का समझ में आता है, उन्होंने कह ही दिया था कि अब मेरी सक्रिय राजनीति संभवतः खत्म हो रही है। अगर कमलनाथ की बात की जाए तो उन्होंने भी इतना चुनाव में एक्टिवनेस नहीं दिखाई, छिंदवाड़ा छोड़ दिया जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए हैं, खुद चुनाव भी उन्होंने लड़ा और प्रत्याशी के रूप में हारे भी हैं, तो उनकी उपस्थिति तो बनती थी और वो ऐसी गतिविधियों में सामान्यता दिखाई भी देते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह को बिल्कुल आना चाहिए था और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने उनको बैठकर ये बताना चाहिए था कि आखिर मध्य प्रदेश में हार की वजह क्या थी और ख़ास तौर पर राजगढ़ में क्यों हारे। हालांकि दिग्विजय सिंह का हमेशा से एक ही नारा रहा है, ईवीएम के कारण बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस हारी है, तो ये दिग्विजय सिंह की पुरानी बात है। हालांकि या तो पार्टी आलाकमान जानते हैं कि दिग्विजय सिंह आके फिर से वही ईवीएम वाली बात कहेंगे, इसलिए वो ना ही आए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी
अगर बनी रहेगी तो फिर ये सेकंड लीडरशिप पे भी ऐसी असर पड़ेगा कि जीतू पटवारी भी नहीं आएंगे बैठक में, दिल्ली से टीम आती है और यहाँ पे तमाम सारे दिग्गज नेता नदारत रहते हैं। तो ये जो बात है ये नीचे तक के कार्यकर्ता को जाती है कि पार्टी तो है लेकिन हम अगर उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बैठक में नहीं जाएंगे तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल और सही यही कहा रवैया विवेक, शायद लेकिन इधर पर एक नई धारा भी फूट जाती है विवेक, जो नई पंक्ति को खड़ा करने की बात की जा रही। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई ही क्यों है कि हार की वजह पता चले, और हार की वजह ये लंबे समय से नेता सक्रिय रहे हैं, लगातार हार मिल रही है। तो हो सकता है आगे कमेटियों में भी बदलाव हो, बहुत सारा संगठन स्तर पर फेरबदल हो, तमाम चीजों के भी रास्ते खुल रहे हैं इन चुनौतियों के बीच। बिल्कुल सही बात है रितेश। एक जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को ऐसा फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए जो कम से कम कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता विधायकों के साथ बैठक करे। अभी जीतू पटवारी कांग्रेस दफ्तर आते हैं, 2-3 घंटे बैठक करते हैं, उसके बाद उनकी निजी व्यस्तता हो जाती है। कांग्रेस दफ्तर में एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो तमाम सारे प्रदेश से आने वाले कार्यकर्ताओं की हर बात को सुने। कोई भी शिकायत है तो पब्लिक फोरम से पहले पार्टी फोरम पे आए। यही एक सबसे बड़ी बात बीजेपी के भीतर है। इसी वजह से कांग्रेस 4 लोकसभा चुनाव हार चुकी है और विधानसभा भी कांग्रेस 4 हार चुकी है और 5वीं हारने की स्थिति न बने, इसलिए ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस तमाम सारी बैठकों को करके हाई कमान को रिपोर्ट भेजेगी। लेकिन एक नितेश वही बात है कि अगर लगातार इसी तरीके की हार है और परिवर्तन सिर्फ नाम मात्र का है तो एक बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि महासमुद्र कांग्रेस है, वो कहीं झील और तालाब जैसा ना हो जाए कि सिमट के रह जाए। और यही देखने के लिए मिला कि जैसे ही 66 विधायक मात्र जीते विधानसभा में, कहाँ 2018 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस 118 पहुंच गया था और वो सिमट के डबल डिजिट में आ गए। तो ये तय करता है कि आने वाले 4-4.5 साल में कांग्रेस को एक ऐसा ठीक है विवेक, कुनबत बिल्कुल सही आपने कहा। ये सूखता हुआ जो जनाधार है, इसके लिए संजीवनी बूटी कौन बनेगा, बात करूंगा आपसे। बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हम बात कर रहे थे, पॉलिटिकल कमेटी की बात कर रहे थे, और इसी बीच गुटबाजी की भी बात आ गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी शुरू हुई है साहब। पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया का बयान सामने आ गया है, पूर्व मंत्री भी हैं, जिस पर सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री ने आपत्ति जता दी है। और पूर्व मंत्री बनाम पूर्व मंत्री का समीकरण समझ में आ गया। समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर बात करूंगा विवेक पांडे से। दिग्विजय सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, सबकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, नकुलनाथ जी की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, इतने सारे लोग उन्हीं के हैं, दिग्विजय सिंह जी के और कमलनाथ जी के हैं जो आए। इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए आपको। इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात बताइए, 100 लोगों में से 98 लोग उपस्थित हैं, 2 लोग नहीं आए। व्यक्तिगत कारण भी, जीवन में व्यक्तिगत जीवन भी तो होता है भाई। आदमी का पहले से कार्यक्रम बना हुआ है, कोई विदेश यात्रा पे, कोई अपने निर्धारित कार्यक्रमों में दिग्विजय सिंह जी लगे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मायने बात नहीं रखती। कि हम कांग्रेस के लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के, राहुल गांधी के लोग हैं, जिसको व्यक्तिगत जिसका बनना हो बन जाए। दिल्ली का झंडा और यहाँ पे जीतू पटवारी के हैं हम। तो देखिए, ये सब कुछ चल रहा है। बहरहाल देखना है कि आगे इस कमेटी के मंथन के बाद क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, क्या कुछ कहा जाता है। भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने जा रही है। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि अब कुछ घंटे, चंद घंटे शेष रह गए हैं सत्र के लिए। सरकार के खिलाफ सदन में उठाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बजट को लेकर भी विधायकों को टिप्स दिए जाएंगे। कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी और कल से मचेगा हंगामा, जोरदार हंगामा। और इस हंगामे के बीच प्रदेशवासियों को आस रहेगी कि उनके विकास का काम हो। विवेक मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। विवेक, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। तो सिर्फ हंगामे के लिए बैठक हो रही है कि तस्वीर बदलने के लिए भी कुछ कोशिशें हो रही हैं?
देखिए नीतीश, नीट के मामले में लोकसभा ठप्प है और कल से लोकसभा का सत्र शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस मानसून सत्र से पहले आज कांग्रेस की एक रणनीति वाली बैठक है और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के तमाम सारे विधायक मौजूद रहेंगे और सदन में कांग्रेस को किन मुद्दों को उठाना है इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस अपनी जो प्लानिंग है वो पहले ही जाहिर कर दी है कि नरसिंह फर्जीवाड़े के मामले में सरकार और पूरे सरकारी सिस्टम को घेरना है, क्योंकि इसमें कई बड़े रसूखदारों के नाम हैं, कई बड़े आईएएस अधिकारी हैं और कई बड़े नेता भी हैं और यही वजह है कि तमाम सारे नेताओं को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष इस बैठक को बुला रहे हैं और शाम को 7 बजे ये पूरी बैठक रहेगी और इस बैठक पर रणनीति तैयार कर ली जाएगी कि आखिर 1 जुलाई से शुरू होने वाले सदन में कांग्रेस को किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। बेरोजगारी का मुद्दा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हंगामेदार रहता है, लेकिन इस सदन में तमाम सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी, घोटाले और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे कोर मुद्दे होंगे कि आखिर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये सरकार से सवाल जवाब कांग्रेस के विधायक करेंगे। सरकार पर कितना कर्ज है, कर्ज लेकर सरकार ने क्या काम किए हैं, इस पर भी श्वेत पत्र लाने को लेकर कांग्रेस में सहमति बनेगी। लेकिन इससे पहले नीतीश, एक बड़ा मुद्दा है, रामनिवास रावत विजयपुर से विधायक रहे हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, तो उनकी इस्तीफे की भी दल बदल कानून के तहत उनकी विधायकी शून्य कराए जाने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष के आवास में यह बैठक रहेगी। ठीक इसी तरीके से बीना से निर्मला सप्रे पहली बार की कांग्रेस विधायक हैं और कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच ये भी रावत की तरह बीजेपी में शिफ्ट हो गई। तो दोनों विधायकों के विधायकी शून्य कराए जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष से शिकायत करेगी। हालांकि कार्य मंत्रणा समिति से रामनिवास रावत को हटा दिया गया है, अध्यक्ष ने सचिवालय को आदेश दिए और दतिया से विधायक राजेंद्र भारती को कार्य मंत्रणा समिति में सदस्य बनाया गया है। कल वो बैठक में शामिल होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि रावत और सप्रे आखिर किसके खेमे में बैठेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो आपत्ति ले चुकी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है क्या बीजेपी उनको सदन में बैठाएगी। हालांकि रामनिवास रावत ये कह चुके हैं कि वो तो इस्तीफा देने वाले हैं, फिर सदन में बैठने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बड़ी बात है कि तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज जब बैठक होगी तो ये बात तय है कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की विधायकी शून्य कराए जाने को लेकर सभी विधायकों में सहमति जरूर बन जाएगी। नीतीश, अरे विवेक, पता चले कि बैठने का ही नंबर ना आए, पहले ही वो समझ जाएं कि क्यों इतनी छीछा लेदर की जाए, इस्तीफा सौंप दिया जाए या विधानसभा अध्यक्ष को जो है पत्राचार कर लिया जाए, जो भी होगा देखना होगा। आपके माध्यम से तमाम जानकारी बताते रहेंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और झीलों की नगरी की तमाम सियासी हलचल बताने के लिए। आगे फिर कांग्रेस की ही बात कर लेंगे और कांग्रेस नहीं, युवा कांग्रेस की बात है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस परीक्षा घोटालों पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। 2 जुलाई को युवा कांग्रेस गांधीवादी तरीके से सरकार का विरोध करेगी। अपने प्रदर्शन में युवा कांग्रेस नर्सिंग समेत अन्य परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं का अनशन पर बैठकर विरोध करेगी और देखना होगा कि कितना कांग्रेस का ये अनशन कारगर होगा और किस तरह से ये अनशन देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव से के पहले बहुत सक्रिय हो गई है, ये सब तो उनकी गतिविधियों से लग ही रहा है। बात भाजपा की भी कर लेते हैं। भाजपा में हाल ही में शामिल हुए वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत ने आज निवास पर बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सौजन्य भेंट की है। टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर दोनों दिग्गजों की मुलाकात की है और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इस्तीफा हो सकता है, विधानसभा अध्यक्ष को इस संदर्भ में पत्राचार हो सकता है और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा जा सकता है इनके द्वारा और इनकी विधायकी को शून्य कर दिया जाएगा। इनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए फिर वहां आगे उपचुनाव के रास्ते खुल जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री हैं और इन्हीं ने बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के संयोजक होते हुए इतनी लाखों की संख्या में कार्यकर्ता लाए कि 29 की 29 सीटें चली गईं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली से भेजी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक दूसरे दिन भी जारी है। अब थोड़ा सा फिर से आ जाइए कांग्रेस में। इसी बीच पूर्व मंत्री और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी, परिणाम कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। वहीं जयवर्धन ने कहा है कि नरसिंह फर्जीवाड़े से लाखों छात्रों का भविष्य खराब हुआ है। इस मुद्दे को सदन में कांग्रेस उठाएगी। साथ ही विधायक रामनिवास रावत और
बिना विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर भी कांग्रेस सदन में अध्यक्ष से मांग करेगी। लेकिन उधर इस्तीफे की भी कवायदें तेज हो गई हैं और दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक ने क्या कहा है आपको सुनना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में हमको एक भी सीट नहीं मिली है लोकसभा में और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि ज़रूर कारण क्या रहे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ पूरे देश में नीट के महाघोटाले के बारे में बात हो रही है और वही मध्य प्रदेश में व्यापम 2 मतलब नर्सिंग घोटाले की बहुत चर्चा हो रही है। हम तो ये बात पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है और ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है भाजपा सरकार ने जिसके कारण आज दिन तक पिछले 3-4 सालों में नर्सिंग छात्रों को प्रमोशन तक नहीं मिल पा रही है। इधर पूर्व सीएम उमा भारती ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश लोकतंत्र को नहीं मानते, वो परिवारवाद को मानते हैं। परिवारवाद भी एक तरह का राजतंत्र है। वो जिसको लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं तो उनके खुद के परिवार का क्या है? वो एक मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हैं, इसलिए उन्हें तो सिंगल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। तो परिवारवाद भी एक प्रकार का राजतंत्र है। बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ गई है, जहां लाखों बच्चों का बिना ड्रेस के स्कूल में दाखिला करा दिया गया है। 390 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं दी गई है। 22 जिलों में छात्रों के खातों में ये राशि भेजी गई। 30 जिलों में अब तक नहीं मिली है छात्रों को रकम। राज्य शिक्षा केंद्र ने देरी से राशि ट्रांसफर करने की वजह बताई है। बैंक खातों की गड़बड़ी का उन्होंने हवाला दिया है और इसी के कारण वंचित हो गए हैं छात्र यूनिफॉर्म से। राज्य शिक्षा केंद्र ने 30 जून तक सभी छात्रों के खातों में रकम ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। पहले से लेकर 8वीं क्लास तक के छात्रों को सरकार की तरफ से ड्रेस के लिए राशि दी जा रही थी और इसी में पंगा है साहब, अभी तक राशि नहीं पहुंची है और बिना ड्रेस के कई छात्रों को शाला प्रवेश करना पड़ा है, शाला प्रवेशोत्सव मनाना पड़ा है और इसी को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 390 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ड्रेस नहीं। 22 जिलों में छात्रों के खातों में राशि भेजी जा रही है। 30 जिलों में अब तक छात्रों को रकम नहीं मिली है। आखिरकार 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया, इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में इतिहास ये रचा गया है। जब टीम इंडिया संकट मोचन की तलाश कर रही थी, तब रोहित शर्मा संकट मोचक बन के आए और बैतूल जिले का एक बालक टीवी के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। और ये वीडियो जब टीम हार रही थी और अब ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसने भगवान हनुमान को किस तरह से याद किया और इसका जमकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बैतूल के भैंस देही का ये रहने वाला बच्चा है, नाम इसका देवराज राय है। ऐसी स्थिति हो गई थी कि टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन सभी हिंदुस्तानियों की दुआ और इस बच्चे की दुआ काम कर गई और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। इसका सुनिए जरा कि इसने क्या भगवान से गुहार लगाई। बहुत खुशी हो रही है एकदम, एक छोरी पर वो पढ़ो खुशी के। क्या होता है, हार्दिक पांड्या रोहित ऐसा मैच जीता है, कोई हरा वाला मैच जिता दिया हार्दिक पांड्या। तब मस्त किया उन्होंने, पूरा दिल खुश कर दिया। ऐसी चोरी ऐसा लग रहा आसमान में क्योंकि कुछ क्या है, हार्दिक और बुमराह ने किया और सब इंडियन खिलाड़ियों ने किया है जो भी पिच किया है। 11 सालों बाद जीती है इंडिया, इस खुशी में तो रोना तो पड़ेगा ही। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते हैं, उन्होंने बधाई दी है टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर। विश्व कप जीतने पर उन्होंने
जमकर तारीफ की है पूरी टीम की और कहा है कि टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला है। जो भारतीय टीम के कप्तान और समस्त खिलाड़ी, उन्होंने जिस ऊर्जा के साथ इस खेल को खेला, सधा हुआ खेल, अंतिम क्षणों में बड़ी गंभीरता बनी हुई थी, लेकिन अद्भुत मोड़ के साथ यूं मान के चलो कि ईश्वरीय शक्तियों ने अद्भुत कृपा की है और इन लोगों की जो मेहनत, जो उनका शांतचित्त चेहरा, कप्तान का भी जो शांतचित्त चेहरा वो अद्भुत था। तो लोग उसे व्यस्त देखते आज, लेकिन देख पाए बाद में लोगों ने बताया पूरे भारत को, भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को, सभी हमारे प्यारे प्रियजनों को, खिलाड़ियों के पूरे परिवार को T20 वर्ल्ड कप के विजय होने पर बहुत बहुत बधाई। खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल मंदिर परिसर में सिद्धि विनायक में भारत की जीत को लेकर महिला भक्त मंडल में खासा उत्साह देखने को मिला। डमरू बजाकर जीत का उत्साह मनाया जा रहा है यहां, और बाबा महाकाल और सिद्धि विनायक गजानन गणपति को जो है धन्यवाद दिया गया। पूरे महाकाल मंदिर में श्रद्धालु जमकर ढोलक की थाप पर थिरकते नजर आए और भजनों को गाते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए। उन्हीं की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। पन्ना जिले के प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति बिरवाही बड़गांव में किसानों से खरीदा गया 1000 क्विंटल गेहूं गोदाम पहुंचने के पहले ही गायब हो गया। 1000 क्विंटल गोदाम में किसानों से खरीदी गई उपज का सत्यापन हुआ तो हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम बनाकर मामले की जांच कराई तो बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। अधिकारियों की जांच टीम को गोदाम में लगभग 1000 क्विंटल गेहूं कम मिला है। प्रशासन ने खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य से 23 लाख रुपए वसूलने का नोटिस जारी कर दिया है। रबी विपणन साल 2024-25 के अंतर्गत जिले में 44 से अधिक उपार्जन केंद्रों पर पंजीकृत कृषकों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया गया था। इसमें प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति बिरवाही बड़गांव देवेंद्र नगर में भी किसानों की सुविधाओं के लिए गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्र बनाया गया था। खरीदी केंद्र प्रभारी ने अमले के साथ मिलकर जमकर गड़बड़ी की। किसानों से खरीदा गया 996.50 क्विंटल जो है गेहूं गोदाम पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। अधिकारियों की टीम किसानों से खरीदी गई उपज का सत्यापन करने पहुंची, तब जाकर यह हंगामा हुआ। और बताइए 1000 क्विंटल गेहूं चट कर दिया गया है और अब इनको 23 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया गया। ये गेहूं खरीदी केंद्र जिले में 53 गेहूं खरीदी केंद्र बनाए थे। उसमें से बिरवाही प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति बिरवाही, जिसको हमने गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्र बनाया था, और बड़ा गांव का जो सरकारी वेयर हाउस है यहाँ पे खरीदी का कार्य दिए थे। तो खरीदी अवधि के दौरान जितनी मात्रा इनने खरीदी की है करीब 25,288 कुंटल, उसको पूरा का पूरा इनको गोदाम में भंडारण किया था। पर भंडारण के दौरान इन्होंने 24,291 कुंटल 50 किलो ही भंडारण कर पाए। इस तरह करीब 900 कुंटल के आसपास 996 कुंटल करीब की शॉर्टेज है। जांच दल से जांच कराई तो करीब 996 कुंटल 50 किलो का जो खरीदी मात्रा के विरुद्ध कमी पाई गई, जो करीब 23 लाख राशि होती है। मध्य प्रदेश में गोकशी तस्करों के खिलाफ सरकार सख्त है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में हुई घटनाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने गौ तस्करों, गोकशी, गौवध करने वालों के खिलाफ अभियान चला दिया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक पहल सामने आई है। यहां मुल्तानपुरा क्षेत्र में बीते शुक्रवार को नमाज के बाद मुसलमान समाज ने निर्णय लिया कि गांव का कोई भी परिवार गौकशी, गौ तस्करी जैसी घटनाओं में शामिल पाया जाता है तो उसका समाज बहिष्कार करेगा। तस्वीरें शुक्रवार नमाज के बाद की हैं, जहां मुल्तानपुर गांव के सभी मुस्लिम समाज जनों ने अच्छी पहल की, एक साथ इकट्ठा हुए और निर्णय लिया कि अगर अब कोई गांव में गौकशी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नहीं भी की है तो आगे करना भी नहीं है। देखिए, लगातार मंदसौर पुलिस द्वारा जो भी इस गौ तस्करी में अपराध में जो लिप्त व्यक्ति हैं उन पर सख्त से सख्त हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा लगातार जिला बदर एनएसए गुंडा सूची में से जो आतंक अपराधी उनको लाया गया है और उन पर सख्त कार्रवाई करके इसको समाप्त किया जा रहा है। और
एक अच्छी पहल पूरे इस जो जनरली जो मुल्तानपुरा यहाँ पर एक गांव है और उनके द्वारा भी इसमें पहल की गई है। पूरे जो वहाँ के जो पूरे समाज के लोग हैं उनके द्वारा, मुल्तानी लोग हैं उनके द्वारा इस संबंध में एक बैठक करके और इसमें पूरे समाज द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इसमें जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रहेगा उसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।